इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जो आधा नाम है इसका स्टैटिक्स, इसका मतलब है रेस्ट, एट रेस्ट, और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्जेस। तो हम इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस एट रेस्ट की जो प्रॉपर्टीज है, चार्जेस एट रेस्ट में जो प्रॉपर्टीज चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम लोग डीप में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले ये बता दिया मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। अब हम बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज क्या है, चार्ज क्या होता है? तो आई थिंक सबको ही पता होगा। चार्ज की मैं दो तरीके से डेफिनेशन बताऊंगा, देखना आप लोग ध्यान से। चार्ज इज a property of a material or body due to which it shows या it experiences electrical and magnetic इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो कोई बॉडी तभी फील कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है जब उस बॉडी पर क्या हो, चार्ज हो। तो चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट्स हो सकते हैं एक बॉडी पर वो फील करती है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर, या इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज्ड पार्टिकल चला दूं, एक बॉडी है जिसपे चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से लिखते हैं, अगर चार्ज्ड बॉडी चला दूं तो इस बॉडी पर फोर्स लगेगा, क्लियर। लेकिन अगर इस बॉडी में चार्ज नहीं है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी सीधी चली जाएगी। मतलब चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी एक्सपीरियंस करती है कौन सी प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट्स होते हैं उनको एक्सपीरियंस करती है, ठीक। तो ये चार्ज हो गया। अब चार्ज की मैं यूनिट भी अभी बताना चाहता हूं। तो चार्ज की यूनिट्स एक होती है एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट होती है कूलाम, ठीक, इसको हम सी लिख देंगे, और एक होती है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ईएसयू, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपको कभी भी यूज नहीं करनी पड़ेगी, कभी भी नहीं मिलेगा ये आपको, ठीक, हमेशा एसआई यूनिट ही मिलेगी आपको। लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हमें इनका रिलेशन भी पता होना चाहिए। तो ये डिराइव नहीं करना है आपको, सिर्फ याद करना है रिलेशन। तो ये रिलेशन होता है 1 कूलाम इक्वल 3 × 10⁹ ES। ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना है, एमकेएस और सीजीएस का यूनिट का रिलेशन चार्ज का, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है। अब देखिए आप, बेटा अब हम बात करेंगे फंडामेंटल चार्ज की, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज मतलब सबसे छोटा चार्ज जो किसी बॉडी पर पॉसिबल है, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड बराबर होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड, पता है ना। और यही होता है फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, ठीक। तो एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड या चार्ज ऑफ प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड
इसी को हम बोलते हैं ई। ये याद रखें, मैं ई बोलूंगा, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, तो ई क्या होगा हमारा हमेशा 1.6 पता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है किसका, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड। अगर हम साइन वाइज देखें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अगली बात, अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेटा इन दोनों चार्जेस में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा बड़ा चार्ज है, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, आप देख सकते हैं कि ये माइनस का 1.6, नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 में जब आप प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 ऐड करोगे तब आपको ये मिलेगा। देखो करके देखो, ये मिलेगा। अब मतलब ऐसे बोल दो कि प्रोटॉन का जो चार्ज है, ऐसे बोलेंगे हम लोग, मतलब नॉर्मल अगर बोलना चाहे तो ऐसे बोलेंगे हम कि प्रोटॉन का जो चार्ज है ये कब मिलेगा आपको, जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज में आप इतना ऐड करो, मतलब कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ऐसा नॉर्मली बोलेंगे हम, है ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्लियर। हमेशा ध्यान रखो, चार्ज का जो हम कंपैरिजन करते हैं, नोट में लिख लेना, कंपैरिजन ऑफ चार्ज इज डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइन। ये हमें नोट में लिखना है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे, ये बात बिल्कुल गलत है, हम बोलेंगे दोनों चार्जेस इक्वल है। ठीक। ऐसा क्यों, अब सुनो, ऐसा इसलिए होता है, आपको पता, ये मैं बता दूं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस क्यों, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव क्यों, इसका कोई वजह नहीं है, सिर्फ एक वो है, ये कन्वेंशन है। क्लियर। जैसे हम लोग जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव एक्स, ये क्या है, कन्वेंशन ही तो है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी ये एक कन्वेंशन, शुरू से स्टार्टिंग में जब चार्जेस का पता चला था तभी से ये कन्वेंशन बना दी गई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, एक ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ, आप एक ग्लास रॉड ले लो और सिल्क का क्लॉथ ले लो और इनको रब कर दो। ठीक, रब कर दो और फिर अलग कर लो, कर लिया। अब देखो क्या होता है, ये अच्छा ये इसको रब करके रख दिया। अब एक काम करो, एक और ग्लास रॉड लो, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ और ये ग्लास रॉड। ठीक, ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ, ग्लास रॉड। क्लियर बेटा। इन दोनों, ये 1 और ये 2, जो रॉड्स 1 और 2 हैं, इन दोनों को आप सिल्क के क्लॉथ के साथ रब करो। इसको रब किया और अलग कर दिया, इसको रब किया अलग कर दिया। ठीक बेटा। अब हमने क्या किया, जब इन दोनों को हम पास पास लेके आए, दोनों ग्लास रॉड 1 और ग्लास रॉड 2 को पास पास लेके आए, तो हमने देखा कि ये रिपेल करने लगी। ठीक, क्या करने लगे, रिपेल करने लगे। अब सुनो फिर से एक बात, रिपेल करने लगी। क्लियर। ये कन्वेंशन है एक्चुअली में। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक फर आपने सुना होगा, फर और यहां पर प्लास्टिक रॉड। ठीक, ऐसे ही दूसरा प्लास्टिक रॉड। ठीक बेटा। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। अब हमने क्या किया, ग्लास रॉड, जो अभी हमने ये ग्लास रॉड और सिल्क के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था, वही एक्सपेरिमेंट अब हम प्लास्टिक रॉड और फर के साथ कर रहे हैं। ठीक, तो ये प्लास्टिक रॉड 1 और ये प्लास्टिक रॉड 2। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब मैंने प्लास्टिक रॉड 1 को इसके साथ रब करके अलग रख दिया, फिर इसको रब करके अलग रख दिया, अब मैंने जब इन दोनों को पास में लेके आया, प्लास्टिक रॉड 1 और प्लास्टिक रॉड 2 को,
तो इन्होंने भी आपस में क्या किया, रिपेल किया, ठीक, ये दोनों रिपेल, ये दोनों रिपेल, ठीक। अच्छा, तो अब देखो अब कन्वेंशन क्या बनाई गई, सुनना ध्यान से। इसको दिया गया कौन सा चार्ज, ग्लास रॉड को माना गया कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे, ठीक। ऐसे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। अच्छा, ऐसे इस पे देखो, इस पे माना गया नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक। अब एक्चुअली में क्या होगा, ग्लास रॉड के साथ देखो इसको और इसको सेम चार्जेस हैं इन पे, तो बोला गया पहले तो, और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, अब हम लोग डिटेल में पूरे एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि इस तरीके से हुआ क्या कि ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसने अब इसको क्या, हम इसको बोल देते नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने क्या बोला कि इस पे आया पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव। फ्रैंकलिन जिन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे सारे, तो बस तभी से हम लोग कुछ जो चार्जेस हैं उन्हें क्या बोलने लगे हैं, पॉजिटिव चार्जेस, और कुछ जो चार्जेस होते हैं दूसरे उन्हें हम बोलने लगे नेगेटिव चार्जेस, नाम दे दिया हमने बस, क्लियर। लेकिन इसका कोई वजह नहीं है कि इसको क्यों पॉजिटिव बोला, उसको क्यों नेगेटिव बोला, ठीक। एक साइन कन्वेंशन हमने बना ली वहीं से, और उसी को हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। जैसे अभी मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, अभी तो ये फंडामेंटल चार्जेस चल रहा था, ये लिखना है आपको, मैंने नोट में बता दिया क्या लिखना था, ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स लिखना आप लोग, ठीक है। और साइन कन्वेंशन थी, बाकी कुछ नहीं था, ये ध्यान रखना। मैं मान सकता था इलेक्ट्रॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, अगर ये मान लेते स्टार्टिंग में कन्वेंशन, तो हम अभी तक वही पढ़ रहे होते, क्लियर। अच्छा, तो ये इसके बाद मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। मैंने बोला अभी इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, अब हम सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं पढ़ सकते, ना हमें पढ़ना है, हमें जो मेन चीजें हैं वो अभी सीखनी है। तो बेटा प्रॉपर्टीज में अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, ठीक, मतलब किसी बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज कौन सा हो सकता है, ठीक। तो वो मैंने बताया ये होता है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में सीखते हैं। तो अगर ये बताओ एक एटम है, जैसे मान लो कोई भी एक एटम है, हीलियम एटम ले लेते हैं, ठीक, क्या होता है 2He4। तो हीलियम एटम में बेटा ध्यान से सुनना, न्यूट्रॉन में तो चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है ना। तो हम लोग बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और जो ऑर्बिट है उसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, सबको पता है 2He4 में 2 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिन पे कितना चार्ज होता है -E, और प्रोटॉन पे कितना होता है +E। तो ये देखो अंदर हो गया, न्यूक्लियस में कितना, 2 प्रोटॉन का चार्ज +2E, और इलेक्ट्रॉन का 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो -2E। तो टोटल ओवरऑल चार्ज कितना हो गया एटम पे, 0, है ना। तो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो इस पे टोटल चार्ज 0 है, क्लियर। अब देखो टोटल चार्ज 0 है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज 0 हो गया। अब ये बताओ, इसको मैं चार्ज देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसको मैं कुछ चार्ज दे दूं। अच्छा, तो एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो अच्छा कार्बन का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो आप बताओ इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, 6 से 12 होता है ना। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कार्बन 6C12, उसका मैंने एग्जांपल लिया, ठीक। अब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। प्रोटॉन कहां न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन कहां ऑर्बिट्स में, क्लियर। तो ये हो गया न्यूट्रल, क्योंकि 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज तो 0 हो गया, क्योंकि -6E और +6E 0 हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि इसको चार्ज देना है मुझे, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं
ऐसा कर सकता हूं कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दूं, क्या मैं इसको प्रोटॉन दे, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल लोगे तुम इसके, इस रॉड के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। इजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना है ना, सबको ये पता होगा। तो मैं दो काम कर सकता हूं, या तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ पे x, अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 और प्रोटॉन कितने 6, मतलब कि अब इसमें चार्ज आ गया कितना माइनस का e प्लस 6e और यहाँ माइनस का 7e, तो माइनस e आ गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस हो गई, इलेक्ट्रॉन की एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इसको एक चार्ज निकाल दो एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया इससे। अब बताओ क्या होगा, अब देखो एक मिनट में 5e, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब माइनस 5e चार्ज हो गया, और 6 प्रोटॉन मतलब प्लस 6e, तो इस पे बचा एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक। तो यहां हम बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो फिर इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, मतलब इस पे चार्ज कितना बचेगा प्लस का e, क्योंकि यहां देखो माइनस 5e बचा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और यहां प्रोटॉन तो उतना ही है, तो प्लस 6e, तो प्लस का e चार्ज आ गया इस पे, ठीक। तो इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और इसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इतनी बात तो हम समझ गए, बहुत अच्छी बात है ये। तो इसी तरीके से चार्ज की एक और डेफिनेशन बनती है, चार्ज की मैं एक और डेफिनेशन बना सकता हूं कि किसी बॉडी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होती है तो हम कहते हैं कि बॉडी पर चार्ज है। When there is an excess or deficiency of electrons on a body, then it is said that body is charged. ये भी लिख लेना आप, चार्ज की दूसरी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो। अच्छा, चलो इतनी बात तो समझ में आ गई हमें, है ना। अब ध्यान से सुनना आगे। अब मैंने बताया आपको कि सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड बोले तो 1.6 × 10⁻⁹, क्लियर। अब लेकिन इससे भी छोटे चार्जेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं, क्वार्क्स। क्वार्क्स देखो क्या होता है, एक होता है प्लस 2e/3, 3 टाइप के होते हैं, एक होता है माइनस का 2e/3 और एक होता है e/3, ठीक, ये होते हैं 3 टाइप के, ये इस टाइप चार्जेस क्वार्क्स जो है उन पे ये वाले चार्जेस होते हैं, क्लियर। अब जैसे मैं बात करूं अगर प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन भी इन्हीं क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, ठीक, क्वार्क्स से ही मिलकर बना होता है कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इन्हीं क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, लेकिन आप एक काम नहीं कर सकते, इन क्वार्क्स से, प्रोटॉन किससे मिलकर बना है, क्वार्क्स से मिलकर बना है, मान लो ये है क्वार्क्स और इन्होंने फॉर्म किया क्या, प्रोटॉन। लेकिन आप क्या नहीं कर सकते, एक क्वार्क को, मतलब इन तीनों क्वार्क्स को अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं चाहूं अगर कि एक बॉडी है, इस पर एक चार्ज दे दूं, मान लो कि ये प्लस 2e/3 है इसका, तो मैं चाहूं कि इसको यहां दे दूं, तो मैं ये नहीं कर सकता। मतलब क्वार्क्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये अभी तक फिजिक्स में हमें पता चला है कि ये क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क से डिफरेंट चार्जेस बने होते हैं, लेकिन आप क्वार्क्स को क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। और क्वार्क से, और सुनो, क्वार्क से कई सारे क्वार्क्स मिलके जो चार्जेस बनाएंगे, जो भी चार्जेस बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, E लिखूं तो E का मतलब 1.6 × 10⁻⁹, ना प्लस ना माइनस, ठीक। तो जितने भी चार क्वार्क्स मिलकर
डिफरेंट बॉडीज पे चार्जेस बनाते हैं, वो जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा या तो E होगा, अब प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ठीक, या फिर प्लस माइनस 2E होगा, या फिर प्लस माइनस 3E होगा, या फिर प्लस माइनस 4E होगा, डॉट 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 इसी तरीके से होगा। मतलब कोई भी क्वार्क, कोई भी दो चार क्वार्क मिलके ऐसा नहीं बना सकते कि 2E/3 ऐसा चार्ज एक बॉडी पे आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी पे चार्ज सिर्फ या तो E या फिर माइनस E या फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड का मल्टीपल इंटीग्रल या इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो E, 2E, 3E, 4E प्लस माइनस यही चार्ज किसी बॉडी पर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि क्वार्क्स से भी जो चार्जेस बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन, क्वार्क से भी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो वो भी चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही हो सकता है, E/3 नहीं हो सकता, 2E/3 नहीं हो सकता। इसका मतलब क्वार्क्स को क्या नहीं कर सकते आप, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक। मतलब क्वार्क्स को सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटी वैल्यू चार्ज की नहीं बना सकते। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इससे बड़ा चार्ज क्या पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब इंटीजर होगा मल्टीपल उसका, क्लियर। इसका मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझते हो क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मास क्वांटाइज्ड है या कोई भी दूसरी चीज क्वांटाइज्ड है, या मान लो जैसे रुपए पैसे होते हैं तो मैं बोल दूं कि 1 रुपए ही एग्जिस्ट करता है, 1 रुपए का नोट ही एग्जिस्ट करता है दुनिया में। मान लो 1 रुपए का नोट ही एग्जिस्ट करता है, तो अगर मैं किसी के पास बोलूं 1 रुपए के अलावा दूसरा कोई नोट ही नहीं चलता, तो मैं क्या बोल सकता हूं, किसी के पास 3.5 रुपए नहीं बोल सकता। या तो उसके पास 1 रुपए होगा, या 2 नोट होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, ठीक। मतलब जितना भी रुपए होगा किसी के पास वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज होगा, क्लियर। ऐसे ही चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज है और इसी चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में जो चार्जेस होगा वो एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी बॉडी पर, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्वार्क्स के बारे में भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत सारे उसका बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। तो हमने अभी सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो मैंने बताया द चार्ज ऑन अ बॉडी can be only the integral multiple of electronic charge। इसका मैग्नीट्यूड क्लियर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का दोनों, प्लस माइनस दोनों। तो फॉर एग्जांपल अब देखो, अगर आप किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो, अगर आप किसी बॉडी को 1 इलेक्ट्रॉन देते हो उसको इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, मतलब उसमें चार्ज क्या आएगा, -E, है ना। और अगर किसी बॉडी से आप 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हो तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो फिर चार्ज क्या आएगा, +E। कुल मिला के +-E हो गया। या अगर आप किसी बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो उस पर +2E, या 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो -2E, ऐसे ही +-3E। तो चार्ज ऑन अ बॉडी, बेटा इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर ये हो सकता है, और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो Q बराबर ±NE। ध्यान रखें where E is only 1.6, where E बराबर 1.6 into 10⁻⁻⁹
19 कूलाम। ये ध्यान रखो, प्लस माइनस इसमें नहीं लगाना है, वो डेफिशिएंसी है तो प्लस, एक्सेस है तो माइनस, वो आपको देखना है, ठीक है। चलो तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, बेटा वेयर एन इक्वल क्या होता है 1 2 3 4, इंटीग्रल होना चाहिए ना, इंटीजर्स होने चाहिए ये। इसी में आपको और भी एग्जांपल में दे सकता हूं, बहुत सारी चीजें क्वांटाइज्ड होती हैं, जैसे कि किसी ऑर्बिट में, किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट में, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, mvr होता है, mvr, या इसको L भी बोलते हैं, सबको पता है। और ये होता है n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, पता है ना। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो n बराबर 1, सेकेंड ऑर्बिट में है n बराबर 2, ठीक है। तो वेयर n कैन बी 1 2 3 4 5 इंटीजर्स होंगे, ठीक। तो ये ध्यान रखना। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं, मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, उसकी फोटोन की एनर्जी, तो एनर्जी ऑफ फोटोन, और भी चीजें आप एग्जांपल में ही लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है hc बाय लैम्डा, ये होता है, ठीक। एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर hc बाय लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है, गिवन लाइट जो लाइट हमें दी है उसकी वेवलेंथ, तो वो तो नहीं बदलेगी। अब h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.67 10⁻34 जूल सेकंड, c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन मीडियम में। चलो ये सब कुछ कांस्टेंट है अगर, तो टोटल एनर्जी ऑफ लाइट, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट क्या हो सकती है, ये हो सकती है E टोटल बराबर, या तो एक फोटोन होगा तो hc बाय लैम्डा, है ना, दो होंगे तो कितनी एनर्जी हो जाएगी 2hc अपॉन लैम्डा, तीन होंगे तो 3hc अपॉन लैम्डा, n होंगे तो nsc अपॉन लैम्डा, आधा फोटोन नहीं हो सकता, क्लियर। वेयर n बराबर फिर से वही 1 2 3 डॉट डॉट इंटीजर्स, क्लियर। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज हो सकता है। तो हमने एक फॉर्मूला सीखा Q बराबर प्लस माइनस NE। बेटा अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मान लो आपसे बोलूं मैं कि क्वेश्चन है, एग्जांपल है, सिंपल, बिल्कुल आज बहुत सिंपल चीजें पढ़ेंगे, आज हमें न्यूमेरिकल्स पढ़ने नहीं है, थ्योरेटिकल छोटी मोटी बातें हम लोग सीखेंगे आज, जो सारी बातें शायद आपको पहले से ही पता होंगी। तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ electrons, find the number of electrons which should be इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बताओ जो हमें बाहर निकाल लेने चाहिए किसी बॉडी से, ठीक है। क्यों इसका मतलब मैं कौन सा चार्ज देने जा रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज देने जा रहा हूं, which should be withdrawn या ejected out from the body so that body gets 1 coulomb of चार्ज। बॉडी पे कितना चार्ज आ जाए, 1 कूलम का चार्ज आ जाए बॉडी पे, ठीक, इतना चार्ज हमें चाहिए। तो चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा तो पहले ये बताओ Q कितना है, हमें कितना चार्ज देना है 1 कूलम, ठीक। अब क्या पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें उससे निकाल लेने चाहिए, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं फॉर्मूला Q बराबर Ne। तो N Q की जगह पे क्या रख दो 1 कूलम, 2 कूलम हो जितना भी हो यहाँ पे आप रख दो। तो 1 इक्वल N की वैल्यू निकाल दी है इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻⁹ तो N बराबर 1 अपॉन 1.6, ये ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, इसमें से 10 निकाल लो तो 10 अपॉन 1.6 पॉइंट हटाओ 0 हटाओ, ऊपर बचा 10⁻18 क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर दो 6.2
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलमोस्ट आएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, इतने इलेक्ट्रॉन्स हमें क्या करने पड़ेंगे, बॉडी से निकालने पड़ेंगे, तब उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज देना था ना हमें, क्लियर, ओके। अब एक बात और, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपने इतना चार्ज बॉडी को दिया, ठीक, तो बताओ कितना मास आपने बॉडी से निकाल लिया। तो अब ये बताओ, अगर आपने बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो हर इलेक्ट्रॉन में मास होता है ना, तो बॉडी का मास कम हो जाएगा, कितना, जितना इलेक्ट्रॉन्स का मास आपने निकाल लिया। तो क्वेश्चन इसी में, ऑल्सो फाइंड द डिक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी व्हेन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू द बॉडी। अगर मैं इतना ही माइनस में देता तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को देने पड़ते, तो बॉडी का मास बढ़ जाता। तो बॉडी का मास चार्ज देने से घट सकता है या बढ़ सकता है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं बॉडी को, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज दिया, इसका मतलब हमने बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, मतलब मास निकाल लिया, तो फिर बॉडी का मास कम हो जाएगा, ठीक। और अगर नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दिए आपने उसको, इसका मतलब आपने उसको मास दिया है तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो ये भी नोट में लिखना। तो इसी में क्वेश्चन आगे बढ़ाना, ऑल्सो फाइंड द increase in mass of the body, increase or decrease in mass of the body when this amount of positive charge is provided to the body। तो अपन देखो मास निकालते हैं, आप मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता चल जाए, जब पता है हमें, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये तो होता है। तो फिर टोटल मास विथड्रॉन है ना, टोटल मास विथड्रॉन जो हमने निकाला है, कैपिटल M क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन निकाले ना था, तो n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास, मतलब ये क्या है, ये डेल्टा M मान लेते हैं इसको, डिक्रीज इन मास, ठीक, ऑफ द बॉडी। तो डेल्टा M बराबर n 6.25 इंटू 10⁻18 और इनटू m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31, इतना किलोग्राम आएगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मास में क्या फर्क पड़ता है चार्ज देने से, क्लियर। चलो बेटा अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी बताओ, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज 2 टाइप का होता है। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन सा, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। चलो दूसरा, चार्ज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो चार्जेस जो होते हैं वो एक्चुअली में एल्जेब्रिक सम होता है उनका, एल्जेब्रिक सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सीधे सीधे जोड़ते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती इसमें, ठीक। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। मतलब एल्जेब्रिक लॉज फॉलो करता है, एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक, क्लियर होगा। तीसरा है चार्ज बिना मास के नहीं हो सकता। मतलब अगर चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा चार्ज है, तो बिना मास के चार्ज हो ही नहीं सकता। लेकिन मास
हो सकता है बिना चार्ज के। सही बात है। अगर हमें किसी बॉडी मतलब चार्ज, ऐसे बोलो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अरे भाई चार्ज दोगे तो मास चाहिए ना उसके लिए। बट इसका उल्टा देखो, उसका उल्टा क्या, मास कैन एग्जिस्ट। अब एक बॉडी है, इसमें टोटल इसका मास है 10 किलोग्राम, तो इसमें चार्ज 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज 0 मतलब टोटल चार्ज 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। चौथा सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में पूरा पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, दुनिया में टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक। तो इन यूनिवर्स टोटल पॉजिटिव चार्ज is not conserved. Also in universe total negative charge is also not conserved. ये दोनों बातें अगर मैं बोलूं कि टोटल पॉजिटिव चार्ज दुनिया में कंजर्व है तो ये गलत है, टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व है तो ये भी गलत है। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि इन यूनिवर्स टोटल चार्ज इज कंजर्व, टोटल चार्ज इज कंजर्व, तो ये बिल्कुल सही है। अभी तो यहां पे मैंने लिखा है इज नॉट, तो ये तीनों बातें सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है और इस पे कार्बन ले लेते हैं 6C12, इसमें +6E किसकी वजह से होगा? 6 प्रोटॉन होंगे इसमें, और इसमें -6E किसकी वजह से होगा? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, न्यूट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता नहीं है, तो टोटल चार्ज बोलो 0 है ना, टोटल चार्ज 0। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको रब कर दिया किसी से, या कैसे भी किसी भी दूसरे मेथड से मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। देखो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, मतलब किसी को दे दिया। एक बॉडी थी दूसरी, इस पे भी चार्ज 0 था, इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पे क्या आ गया? -E। इस पे चार्ज कितना? ये भी न्यूट्रल था पहले, लेकिन इस पे एक इलेक्ट्रॉन भी एक्सेस हो गया। अब देखो इस पे -E आ गया, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इस पे क्या आ जाएगा? देखो +E। कैसे? इसमें +6E वो तो रहेगा, प्रोटॉन तो उतना ही है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचे 5, तो -5E, इसका मतलब +E। तो देखो ये +E और ये -E, पहले ये दोनों थे क्या? नहीं थे, पहले ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, लेकिन जब मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब मैंने प्रोड्यूस कर दिया क्या? एक +E और एक -E चार्ज, ठीक, दो बॉडीज पर। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज दुनिया में कंजर्व कहां हुआ? पहले कुछ नहीं था, टोटल 0 था, लेकिन अभी देखो हम बोलेंगे दुनिया में +E चार्ज है और -E चार्ज है, तो दुनिया मतलब इस सिस्टम में, और अभी भी इस सिस्टम में, लेकिन टोटल चार्ज 0 ही है, मतलब नेगेटिव चार्ज इज नॉट कंजर्व, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कंजर्व, बट टोटल चार्ज इज कंजर्व। क्लियर? तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज में फोर्थ प्रॉपर्टी थी। चलो तो अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये बता चुका हूं मैं, लिख लेना आप लोग। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सिक्स्थ एक्सप्लेन भी कर दिया है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, बहुत जरूरी है ये, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। चार्ज इज रिलेटिविस्टिक, अब स्पेलिंग है, सही होगी।
चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। अब इस टर्म का मतलब क्या है, रिलेटिविस्टिक और इनवेरिएंट। ठीक, तो रिलेटिविस्टिक और इनवेरिएंट का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है चार्ज की, कोई चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, वो कितनी भी स्पीड से चले, कितनी भी स्पीड से, आप किसी बॉडी की, आपको पता होगा किसी भी बॉडी की दुनिया में स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी बॉडी, दूसरी बॉडी की स्पीड। हाँ, आप लाइट के क्लोज जा सकते हो लाइट की स्पीड के, लेकिन उसके बराबर या उससे एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं जा सकते, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स यही बोलता है अभी तक, क्वांटम फिजिक्स। क्लियर। अब देखो तो लेकिन जबकि मास के बारे में अगर मैं बात करूं, मान लो मास है, लेंथ है, लेंथ लेंथ ठीक बेटा, एरिया, ये सब वेरिएंट होते हैं, आर वेरिएंट। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं आपको अब बताता हूं। इसका मतलब है, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये एक रॉड है और इस रॉड पर मैंने कुछ चार्ज दे रखा है, मान लेते हैं चलो पॉजिटिव चार्ज। ठीक, कितना चार्ज है इस पे, Q, और इसकी लेंथ कितनी है, L। क्लियर। और अभी ये रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में। अब अगर मैं इसी रॉड को चला दूं, चलो मैंने इस रॉड को चला दिया, कितनी स्पीड से, इसकी स्पीड दे दी v बराबर c/2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से हाफ स्पीड से इसको मैंने चला दिया। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, अगर मैंने इसको v बराबर c/2 स्पीड से चला दिया, तो अब समझो ध्यान से, इसको चलाने से इसके चार्ज जो Q था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, ऐसे टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। फिर से एक बार, अगर किसी बॉडी पे चार्ज Q है और मैं उसको स्पीड से चला दूं, मतलब उसको मूव करा दूं, मतलब मैं उसको मूव करा दूं, तब भी क्या नहीं होगा, उसके चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी क्वांटिटी रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट होगी उस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, अगर आप इसको चलाओगे ना, जितनी तेज चलाते जाओगे इसकी लेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आप इसका मास बढ़ता जाएगा, इसका मतलब, इसको बोलते हैं मास में चेंज होना, मास इज वेरिएंट। एरिया चेंज हो जाएगा इसका, जब लेंथ कम हो जाएगी तो एरिया भी बदलेगा ना। ठीक, तो ये जो क्वांटिटीज वेलोसिटी के साथ साथ चेंज होती हैं वो वेरिएंट बोलते हैं हम, रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। और जो नहीं होती हैं चेंज, उन्हें हम रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट बोलते हैं। तो चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट बेटा, चार्ज इनवेरिएंट। बट अच्छा आप देखो, इस पे क्यू चार्ज है एल लेंथ पे, समझना, क्यू चार्ज है एल लेंथ पे, तो इसका लैम्डा क्या आएगा, क्यू बाई एल, मतलब लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी क्या आएगी इसकी, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। क्लियर। अच्छा अब मैंने इसको चला दिया, तो फिर चार्ज क्यू तो वही है, क्यू वही है, लेकिन लेंथ इसकी कम हो गई, मतलब इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है इसकी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एल कम हो जाएगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो चार्ज इज इनवेरिएंट बट चार्ज डेंसिटी लिखना इसमें, बट चार्ज डेंसिटी इज वेरिएंट, ये चेंज होता है। क्लियर। ओके, मास इसका वेरिएंट है, लेंथ वेरिएंट है, एरिया वेरिएंट है। अब जैसे मास की बात करें, आपने जरूर सुना होगा, m बराबर होता है m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। ठीक, ये होता है, जहां पे m0 क्या है, रेस्ट मास,
रेस्ट मास मतलब जब बॉडी रेस्ट में होती है तब बॉडी का मास, और ये m क्या है, वो मास जब बॉडी चलने लगती है कितनी स्पीड से, v स्पीड से, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या है, बॉडी की स्पीड। तो अगर मैं मान लो कि v बराबर c/2 है, एक बॉडी को मैंने क्या कर दिया, c/2 स्पीड से चला दिया, तो फिर m बराबर देखो, ये डायनामिक मास होता है, क्या होता है, ये डायनामिक मास मतलब मूविंग बॉडी का मास। तो डायनामिक मास m बराबर रेस्ट मास m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू c/2 मतलब c²/4, c/2 का स्क्वायर है ना, अपॉन में c², देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/4 मतलब 3/4, तो √3 नीचे रहेगा, 4 ऊपर से, तो 2 ऊपर, तो m बराबर हो जाएगा 2m0 अपॉन √3। अब बेटा देखो √3 की वैल्यू 2 से तो छोटी होती है 1.732, इसका मतलब m जो है वो ग्रेटर देन m0। तो देखो मास बढ़ गया है ना, तो मूविंग बॉडी जैसे जैसे तेज भागती जाती है उसका मास बढ़ता जाता है। क्लियर? ओके। लेंथ कम होती है, लेंथ का भी ऐसा ही बिल्कुल रिलेशन होता है, तो लेंथ का उल्टा रिलेशन है बस, L0 बराबर L अपॉन अंडर रूट 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये होता है उसका रिलेशन। ठीक, हमारे सिलेबस में ये नहीं है डेरिवेशन इसका, आपको बस ये रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ठीक, तो मास चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट बट चार्ज डेंसिटी इज वेरिएंट। मास लेंथ एरिया सब कुछ कैसे होते हैं, वेरिएंट होते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। ठीक, क्लियर? रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब ऐसे नहीं कि आप एक बॉडी को 1 मीटर पर सेकंड से चला दो तो इसका लेंथ बदल जाए, है ना, बदलेगा लेकिन हमें फील नहीं होगा। एक कार है वो जा रही है, खड़ी है कार, वो हमें बड़ी दिखेगी, लेकिन चलती हुई कार हमें तो उतनी ही दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में उसकी लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होता है। बट इट्स वेलोसिटी इज सो स्मॉल इन कंपेयर ऑफ लाइट सो दैट वी कांट ऑब्जर्व द चेंज इन इट्स लेंथ। क्लियर? बट चेंज होता तो है। क्लियर? तो रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। जब उसकी वेलोसिटी हो जाती है, स्पीड हो जाती है, ठीक, तब भी चार्ज नहीं बदलता, लेंथ मास एरिया सब कुछ बदल जाता है। ठीक, मास बढ़ता है, वेलोसिटी के साथ लेंथ कम होती है। चलिए, तो आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, चार्ज की प्रॉपर्टीज थी। अब हम थोड़ा सा ये सीखेंगे कि हम बॉडी को चार्ज दें कैसे। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्ज। क्या बेटा? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमें ये सीखना है, ये कौन कौन से मेथड से हम बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। ठीक, तो बहुत सिंपल से मेथड्स मैं पहले बताऊंगा आपको, ऐसे कॉमन सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर देते हैं, ठीक है, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब कर देते हैं, तब क्या हो जाता है, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कहां चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ्स में। अब ये कैसे चले जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मटेरियल्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर्स होंगे, कंडक्टर्स होंगे, है ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और भी टाइप के मटेरियल्स होते हैं, लेकिन हम ज्यादा मटेरियल्स का डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करना चाहते हैं। क्लियर? तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी और लिख लेना बेटा, एक लास्ट प्रॉपर्टी, 7th है शायद, जो भी है, कि लाइक चार्जेस, आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, रिपेल ईच अदर, यही तो पढ़ा है, ये कॉमन है बिल्कुल, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है,
ठीक, इसीलिए इसको सही किया गया। फिर तो कैसे सही किया गया देखो, इसका रीजन भी मैं बताऊंगा। लाइक अगर होता पॉइंट चार्जेस, ये करेक्शन करना है इसमें, तो लाइक पॉइंट चार्जेस है पहली चीज, मतलब ये छोटा पॉइंट चार्ज मतलब छोटे छोटे चार्ज, तो ये प्लस क्यू है, ये दूसरा प्लस क्यू है, ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कराएंगे, रिपेल करेंगे। या माइनस Q1 है और यहाँ पे माइनस Q2 है, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस मतलब ये प्लस Q और यहाँ माइनस Q, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, है ना, ये रिपेल रिपेल और ये अट्रैक्ट। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत हैं, ये हमेशा ट्रू नहीं है। एक्चुअली में गलत नहीं बोल सकते, लेकिन हमेशा ट्रू नहीं है। ये सिर्फ तभी ट्रू होंगे जब आप इसमें पॉइंट लगा दोगे, मतलब बहुत छोटे छोटे जो लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर आप बड़े बड़े लाइक चार्जेस ले लोगे तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है ये हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्या, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, इंसुलेटर्स की प्रॉपर्टीज और ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग हमारा फाइनली हमें पढ़ना है, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में आएगा ये। लेकिन पहले मैं जल्दी से आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बता देता हूं। तो चलिए पहले तो हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। तो बेटा कंडक्टर्स में क्या होता है, आपने जरूर सुना होगा, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सुना है ना, ठीक है। तो क्यों होते हैं देखते हैं। अच्छा, तो पहले तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होती हैं, है ना, ऑर्बिट्स। और ऑर्बिट्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं फिल कर रहा हूं, मैं ऐसे ही फिल कर दिए मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, मेटल्स मतलब कंडक्टर्स, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या चाहते हैं, बाहर निकल जाएंगे। क्यों, ताकि इनका ऑक्टेव पूरा हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर निकालना चाहता है, क्लियर, कंडक्टर्स। जबकि इंसुलेटर्स जो होते हैं, इंसुलेटर्स ये लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में और दूसरे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर अपना ऑक्टेव पूरा करना चाहते हैं और स्टेबल होना चाहते हैं, तो इसलिए अच्छा, अब ये ऐसा आप दूसरे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं इसको, कि अगर ये कंडक्टर है तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर, जैसे मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इतना कम होता है ये कि इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, ठीक। और ऐसा सारे एटम्स करते हैं, किसके एटम्स, कंडक्टर्स के, ठीक, मेटल्स के। तो होता क्या है फिर, कंडक्टर बड़ा सा कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट से बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो एटम्स के बीच में जो जगह होती है उसमें घूमते रहते हैं, है ना, इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों होते हैं, नंबर 2 क्योंकि इनके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। इसमें उल्टा कोई नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज देयर, नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर। अब ये बोल सकते हैं, देखो आप ऐसा करोगे, इंसुलेटर है, अब तुम इंसुलेटर को बहुत रब कर दोगे, हीट दे दोगे, तो फिर तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा, फ्री हो जाएगा, ऑर्बिट से बाहर आ जाएगा, है ना। एनर्जी ज्यादा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला ही जाएगा। तो अब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्लियर। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्योंकि इनके न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। अच्छा, यही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही हीट कंडक्शन
और इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो है ना, हीट कंडक्शन और करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें करंट का फ्लो होता ही नहीं है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नो करंट फ्लो है ना। क्लियर बेटा? अच्छा अब एक बात और, अगली बात, कंडक्टर्स पर जो चार्ज आप दोगे, कंडक्टर्स पे जो चार्ज दोगे, बहुत जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये मैं मिटा देता हूं, अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिख रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, ठीक। अब आपने क्या किया, कंडक्टर को रब कर दिया और इंसुलेटर को भी रब कर दिया, मतलब रब कर दिया तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आएंगे। तो मान लेते हैं इसके बाहर इलेक्ट्रॉन आ गए, कितने, 10 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ गए। बेटा सुनना, 10 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ गए, तो आपको पता है इन 10 का क्या होगा, कंडक्टर है ये कंडक्ट करता है, क्या करता है। अब ये सब क्यों होता है, ये सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप लोग और मैथमेटिकल क्वांटिटीज पढ़ते जाओगे तब आप ये सब रीजंस समझ पाओगे। तो मान लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकले, तो इस पे कितना चार्ज आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कम हो गए, तो प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो प्लस 10e। तो वो पता है चार्जेस जो प्लस 10e जो चार्ज है, Q बराबर प्लस 10e जो चार्ज है, वो यहाँ मान लो आपने यहाँ रब किया था इसको, यहाँ ऐसे रब किया, तो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, लेकिन जो इस पे चार्ज आया है, जो चार्ज इस पे आया है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूनिफॉर्म होगी हर जगह, मतलब जो प्लस 10e चार्ज है वो पूरे में बिल्कुल कैसे स्प्रेड हो जाएगा, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली। ऐसा क्यों होता है मैं इसका रीजन बताऊंगा, ठीक। या उल्टा बोल दो, आप इसको 10 इलेक्ट्रॉन दे दो, 10 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तब भी इस पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा -10e, वो भी बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ऐसा नहीं कि यहां ज्यादा यहां कम, ठीक, क्योंकि ये कंडक्ट करके पूरे में स्प्रेड कर देता है चार्ज को। क्लियर? अब इंसुलेटर में क्या होता है, ये बहुत जरूरी है, आप जहां पे इसको रब करोगे वहीं पे पूरा चार्ज पॉजिटिव होगा, वहीं पे रहेगा चार्ज, ये कंडक्ट फैलेगा नहीं पूरे पे। ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो इंसुलेटर पे आप जिस पॉइंट पे चार्ज देते हो वहीं पे रहता है, जबकि कंडक्टर में जिस पॉइंट पे चार्ज देते हो वो वहां रहता नहीं है, वो पूरे सरफेस पे स्प्रेड हो जाता है, ठीक। अब यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, ये डिपेंड करता है कंडक्टर का शेप कैसा है। अगर स्फीयर है तो यूनिफॉर्मली होगा, वो इरेगुलर है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब आगे की बातें हैं, डिटेल पढ़ेंगे हम, बहुत चीजें हैं मतलब इस यूनिट में, यू कैंट इमेजिन इवन, आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी अच्छी, कितनी शानदार यूनिट है पूरी। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे यू विल एंजॉय दिस यूनिट अ लॉट। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना पर्याप्त है। हम लोग कुछ चीजें मेथड्स ऑफ चार्जिंग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं दूंगा कि यहाँ पे पॉइंट लगाना क्यों जरूरी है। ओके, थैंक यू।